अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? कायरोप्रैक्टर जावेद मिर्ज़ा आपके सवालात के साथ हाज़िर है। कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज़ोरों शोर से जारी है और इस चीज़ को साबित कर रही है कि हाकमियत मेरे अल्लाह ताला की है। इसके अलावा कोई और ना कोई सुपर पावर है। नमरूद को एक मच्छर की मदद से मारा था और ये वो वायरस है जो सुपर पावर्स के लोगों को भी उसी तरह मार रहा है, जो नज़र भी नहीं आता। मच्छर तो बहुत नज़र आता है, बहुत साइज का होता है इसकी निस्बत वायरस की। तो हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। लेकिन इस चीज़ से, इस बीमारी से एक चीज़ साबित हो गई कि सेहत को हमारी प्रायोरिटी 1 जाती है। अगर इसको प्रायोरिटी 1 नहीं देंगे तो इम्यूनिटी आपकी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी वीक हो गई तो ये वायरस भी हमला करेगा और दूसरी बीमारियां भी हमला करेंगी। तो आपने बेशुमार मीडिया के लोगों को, शामिल आफ्ताब इकबाल साहब को, ये कहते सुना होगा कि जब मैं कोरोना में मुब्तला हुआ तो मुझे मेरे फार्म हाउसेज और BMW ऐसे लगे जैसे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेहत नहीं है। सेहत है तो सब कुछ है। तो प्लीज इसको प्रायोरिटी 1 दें। पहला सवाल उज़मा दिल कराची से कहती हैं कि सर मुझे एक्नी, एक्जिमा और चेहरे पे पिंपल्स का मसला है। मैं बहुत तंग हूं इस प्रॉब्लम की वजह से। इसका कोई हल है? प्लीज मुझे बताएं। मैडम उज़मा, ये जब आप बच्चे जवान होते हैं ना, तो कुछ प्रोटीन्स का मसला, कोई इनटेक प्रोटीन्स का, कुछ आपकी आउटपुट का कि जो आप अब्जॉर्ब करती हैं वो उस हद तक नहीं होता। कुछ आप जल्द को, मसाम को, अपनों को क्लोज कराना शुरू कर देती हैं पार्लर जाके बार बार बेवजह। एक अंडा अगर अंदर से टूटे तो उसको जिंदगी मिलती है, और अगर बाहर से उसको तोड़ा जाए तो जिंदगी खत्म होती है। तो आप अपने मुसाम को जो ये बंद कराती हैं पार्लर से जाके, उससे आपके टिश्यूज जो है, मुसाम जो है, सब डैमेज हो जाते हैं। फिर जब एक्स्ट्रा प्रोटीन आप उस एज में कंज्यूम नहीं करती, आई मीन के वर्कआउट नहीं करती अपना, तो उस चेहरे पे भी आना शुरू हो जाते हैं। इसकी एक मेन बुनियादी वजह आपके सर्वाइकल में भी डिस्प्लेसमेंट है। सर्वाइकल में डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़िए जरा, ये जहां से ये आपके ये एक्नी, एक्जिमा और ये चेहरे पर दाने, छाइयां, ये आना शुरू हो जाते हैं। आप पढ़ सकते हैं C3 सर्वाइकल का तीसरा मोहरा, एक्नी, एक्जिमा और चेहरे पर दाने। आपके सर्वाइकल पे भी लाजमी तौर पे मसला होगा, उसमें भी प्रॉब्लम आया होगा, और इसकी एडजस्टमेंट भी करवाइए प्लीज किसी कायरोप्रैक्टर से। अपना चेकअप कराइए, डायग्नोज कराइए। C3 में भी लाजमी आपके मसला होगा, सर्वाइकल में भी मसला होगा, उसका भी प्रॉब्लम हल दूर कराइए और प्रोटीन्स को बैलेंस कीजिए। अपने मुसाम को ताज़ा रखिए और इंशाल्लाह इसका हल निकल आएगा। दोबारा दाने नहीं निकलेंगे, ना पिंपल्स निकलेंगे, ना एक्नी प्रॉब्लम आएगा। गिलगित बल्तिस्तान से जुबैर इकबाल, जो अपनी मदर की एज 50 बताते हैं, कहते हैं मदर को नी में बहुत दर्द है, क्या डायग्नोज पॉसिबल है? मैं लेबोरेटरी से होमोग्लोबिन टेस्ट करवाया है, HB भी कम आया है। मोहतरम जुबैर साहब, नीज में प्रॉब्लम आया तो ये लंबर से आया। लंबर से ये नीचे वाले 3 वर्टेब्रास, ये L3 से घुटनों में, ये अगर आप पढ़ सकते हो तो ये घुटनों में प्रॉब्लम L3 से आता है। घुटनों में दर्द उस वक्त शुरू हो जाती है जब पहले तो रिफ्लेक्सेस उसकी काम नहीं करेंगी L3 से, लोअर बैक से, और उसके बाद या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का मसला आ जाएगा। क्योंकि जहाँ पे ब्लड वेसल्स पूरी तरह काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है। अंदर और बाहर नर्व्स के स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, उनका ब्लड पैसेज कम हो जाता है। जब रिफ्लेक्सेस ही कंट्रोल नहीं कर पाएगा दिमाग किसी हिस्से की, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। आपने कहा मैंने होमोग्लोबिन टेस्ट उनका कराया है, वो भी कम आया, उसको भी जरूर पूरा कीजिए। दीजिए ना आयरन या फोलिक एसिड, डॉक्टर ने जरूर एडवाइस किया होगा आपको, वो दीजिए जरूर। लेकिन उसके अलावा ये स्पाइनल कॉर्ड की वीकनेस से प्रॉब्लम शुरू होता है। मैं पहले भी प्रोग्रामों में गुजारिश कर चुका हूँ कि ऐसी सूरत में सबसे पहले अपना कैल्शियम, विटामिन D और यूरिक एसिड जरूर चेक कराइए उनका। और हड्डियां, वैसे तो आप एज यू मस्ट बी रिकॉलिंग प्रीवियस प्रोग्राम्स, तो हड्डियां 7 चीजों से बनी है ना, कैल्शियम, विटामिन D, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। उसमें मेजर शेयर कैल्शियम का है, लेकिन कैल्शियम का प्रॉब्लम ये है कि ये जज़ब ही नहीं हो पाती हड्डियों में जब तक आपकी विटामिन D से रिएक्ट नहीं कर पाएगी। यानी विटामिन D अगर पूरी नहीं है
तो इसमें भी प्रॉब्लम जज़ब होने की आ जाएगा। तो ये चेक कीजिए, डेफिशिएंसी पूरी कीजिए। ज़रूर आयरन की डेफिशिएंसी आई है, फोलिक एसिड की आई है, क्योंकि होमोग्लोबिन कम आया आपका, तो उसका भी इलाज कीजिए इंशाल्लाह। कायरोप्रैक्टर की एडजस्टमेंट से या आपके लोकल डॉक्टर जैसे एडवाइस करते हैं उनके मुताबिक लीजिए, इंशाल्लाह मर्ज दूर हो जाएगा। आसिया मलिक चकवाल से कहती हैं कि क्या मेरी स्टेरॉइड छुड़वा सकते हैं? मैं ये 10 साल से खा रही हूँ रूमेटाइड की वजह से, प्लीज बताएं, मैं आना चाहती हूँ इफ दिस इज पॉसिबल। आपने अपनी वजह नहीं लिखी, सिर्फ लिखा है कि रूमेटाइड की वजह से 10 साल से स्टेरॉइड खा रही हैं। स्टेरॉइड तो वैसे भी नहीं मैडम लेनी चाहिए कि इम्यूनिटी को सत्यानाश कर देगी वो। स्टेरॉइड तो कतई नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप 10 साल से ले रही हैं तो मुझे वजह भी मालूम करनी है कि क्यों ले रही हैं। किसी डॉक्टर ने एडवाइस की है तो क्यों की है, कि आपके क्या एग्जैक्टली इतना स्वेयर प्रॉब्लम आ गया कि आप 10 साल से लगातार स्टेरॉइड ले रही हैं। अगर आपको किसी डॉक्टर ने एडवाइस की है तो प्लीज गो बैक टू हर और दोबारा उससे अपना चेकअप कराइए और उनसे पूछेंगे मुझे 10 साल से ये स्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं और मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो मेरे पास तशरीफ ले आइए, स्टेरॉइड इंशाल्लाह आपके छूट जाएंगे, ये खत्म करा दूंगा। इसको लो डाउन पहले करेंगे, टेपर डाउन करेंगे और इंशाल्लाह फिर खत्म कराएंगे, खत्म होंगे और आपका मर्ज भी दूर होगा, जो भी है इंशाल्लाह दूर हो जाएगा बगैर दवाइयों और बगैर सर्जरी के। अहमद जोया अपने फादर की एज 61 लिखते हैं, कहते हैं वालिद साहब को घुटनों में शदीद दर्द है, 5-6 साल हो गए हैं, हर दवा खाई है बहुत लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इनका इलाज मुमकिन है? प्लीज आपसे दूसरे सवाल में जो गिलगित बल्चिस्तान से आया था जुबैर इकबाल साहब का, अहमद जोया साहब गुजारिश की कि ये जो आपके घुटनों में दर्द आता है, जैसे आपने अपने फादर के मुतालिक लिखा है कि उनके दर्द आ रहा है, तो ये L3, L4 और L5 से लंबर के वर्टेब्रा से आया होगा ना, और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो चुका होगा, या ऑस्टियोपैथिक चेंजेस आई होंगी, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। तो इसका प्लीज डायग्नोज अगर आप लिख देते तो ज्यादा मुनासिब होता। और इसकी तशरीह तो मैं पहले कर चुका हूं कि इसका इलाज हो जाएगा, कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट से भी मुमकिन है और एलोपैथिक इलाज से भी मुमकिन है। आपने कहा दवाइयां बहुत खाई हैं लेकिन अफाका नहीं हुआ। दवाइयां अगर आप पेन किलर ले रहे हैं या पेन किलर आपको प्रेस्क्राइब किए गए हैं, तो पेन किलर्स आर नॉट डिजाइंड टू क्योर द प्रॉब्लम। नी पेन को वो क्योर नहीं कर सकते, वो तो कैन बी इन कॉम्बिनेशन इधर विद सर्जरी और विद कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। तो उसको अपना इलाज करवाइए, रूट कॉज दूर कीजिए, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। कराची से इब्राहिम जमशेद एज 40 लिखते हैं, माई वेन्स आर स्टक लॉक्स ब्लैक एंड दे आर स्वेल्ड टू, व्हाट शुड आई डू? ये ब्लैक होने की बात तो वेरिकोज वेन्स में आती है। वेरिकोज वेन्स आती हैं जहां पे निलाहट आने लगती है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं जा पाती, जिससे ये मसला आता है। लेकिन ब्लैक क्यों हो जाती है, सोजिश क्यों आ रही है, इसका आपने को डायग्नोज क्या हुआ? ये वेन्स स्टक और लॉक वाली बात मेरी नहीं समझ आती। स्टक क्यों हो गई हैं? अगर एक लम्हा अगर आपका कहीं पे रुकावट आ जाए नर्व्स में तो आपको तो हार्ट अटैक की तरफ चले जाना चाहिए था। मोहतरम ऐसी बात नहीं होगी, कुल जरूर कोई डायग्नोसिस गलत हुआ है, उसके दोबारा अपना डायग्नोसिस कराइए या अपनी MRI कराइए, ये लाहौर तशरीफ ले आइए, हम बगैर MRI के आपको डायग्नोज कर देंगे और ये मसला भी दूर हो जाएगा। आपके कह रहे हैं कि ब्लैक नजर आती हैं, ये वेरिकोज वेन्स होती हैं, जिसमें ये वेरिकोज वेन्स अगर आप पढ़ें तो L2 से आ रही हैं, ये वेरिकोज वेन्स इसमें निलाहट कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है जब फ्रेश ब्लडेड ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो इसका इलाज लोअर वर्टेब्रा से है, डायग्नोज कराइए, अपनी MRI कराइए और फिर अपना ट्रीटमेंट प्लीज करवाइए, या कायरोप्रैक्टर से या लोकल डॉक्टर से, जैसा आप मुनासिब समझिए। आप चूंकि कराची में हैं, आई एम श्योर देयर इज ए कायरोप्रैक्टर एज वेल, प्लीज गो टू हिम, इंशाल्लाह इट विल बी ऑल राइट। आखिरी सवाल फौजिया उस्मान कहती हैं, मेरे हस्बैंड की बैकबोन लोअर और नेक बोन के स्टार्ट में गैप है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बट जब भी मेडिसिन स्टॉप करती हैं देन पेन स्टार्ट्स अगेन, प्लीज। जी मैंने पहले वजाहत की मैडम फौजिया उस्मान कि पेन किलर्स आर नॉट डिजाइन टू क्योर द डिजीज, वो तो सिर्फ वक्ती तौर पे आपको जो दिमाग महसूस करता है उसको रिलीफ महसूस कराने के लिए, लेकिन मर्ज तो अपनी जगह बढ़ता रहता है ना। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है नेक में भी और लोअर बैक में भी आपके हस्बैंड को, तो प्लीज उसकी या तो MRI करा लीजिए और मुझे भेज दिए, व्हाट्सएप कर दीजिए,
या अगर आप चूंकि जैसे लिखा है कि आप लोकल ही हैं, लाहौर से ही हैं, जस्ट कम टू मी, इंशाल्लाह इट विल बी डायग्नोज विदाउट एनी MRI और इसका इलाज भी हो जाएगा. योर हस्बैंड विल स्टार्ट गेटिंग रिलीफ स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट सेशन इंशाअल्लाह. तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे चंद एक सवालात जो आपके सवालों में से मैंने चुने और मैं हर मुमकिन हद तक कोशिश की है कि उसकी तशरीह कर पाऊँ. अगर कोई किसी में कमी रह गई हो तो प्लीज़ अपना डायग्नोसिस प्रॉपर MRI के या उसके व्हाट्सएप करके मुझे भेजें या यहाँ तशरीफ़ ले आइए, उसका डायग्नोसिस भी हो जाएगा, मैं आपको वजाहत भी कर दूंगा मसला क्या है और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाएगी. लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक गुजारिश ज़रूर कहूँगा कि जो शुरू में मैंने कहा, प्रायोरिटी 1 अपनी सेहत को दें. आपके पास सेहत है तो सब कुछ है, काम काज भी कर सकते हैं, अपने पैसे को भी एंजॉय कर सकते हैं. और अगर सेहत नहीं है तो ना पैसा काम का है ना रिश्ते काम के हैं, आप अकेले के अकेले हैं और उस वक्त कोई काम नहीं आता. आपने कोरोना के केसेस में देख लिया होता कि ना बाप बेटे को पूछ पाता है, उससे भी परहेज लाजम हो जाता है, और ना बेटा बाप को पूछता है, ना दोस्तों को पूछता है, ना घर वाले दूसरे, उससे परहेज करने लगते हैं क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है. तो आपके काम की सिर्फ सेहत है तो सब आपके हैं, सब चीजें आपकी हैं, पैसा दौलत हर काम काज आपका है, और अगर सेहत नहीं तो कुछ नहीं. तो इसको प्लीज प्रायोरिटी 1 दीजिए. अल्लाह आपका निगहबान हो. जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.